नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डिकोड एग्जाम पे। छात्रों, वही हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए। तो उसी के संदर्भ में छात्रों आज हम लोग फिर से जो है एक सेट आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे फटाफट, जिसके अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन और आपके जूलॉजी बॉटनी के क्वेश्चन रहेंगे छात्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सामान्य विज्ञान के सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है छात्रों, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन आइटम आर कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। यानी जो आपकी कक्षाएं होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी जो है ऊर्जा के क्रम में जो है स्थान पाते हैं, छात्रों पढ़ा भी होगा आपने, उसको वैलेंस प्रोटॉन बोलते हैं, या हम लोग जो है कक्षीय प्रोटॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कक्षीय इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो छात्रों इसके अंदर आप जान जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन आइटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग वैलेंसी जो है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है। तो एक उच्चतर कक्षा, जो सबसे बारीक कक्षा अगर हम देखें उसके अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कोई 2 है, 8 का पेट भरा माना जाता है कि 8 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा, फिर वो किसी के साथ जो है कोलैबोरेशन नहीं करता है, जैसा कि आपको पता होगा छात्रों। तो किसी भी परमाणु के सबसे उच्च स्तर पर या सबसे बारीक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी से छात्रों संयोजकता बनाए जाते हैं, वैलेंसी जो है, इसी से जो है आगे बॉन्डिंग बनती है। इसमें आपने वैलेंट जो है, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, ठीक है छात्रों, यहाँ पे आप बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर भी आने जा रहे हैं। इसी पे यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, या हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी छात्रों इनको बोल सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि NaCl, जिसे हम छात्रों सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसके अंदर कह रहा है कि किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी, या ये ध्रुवी होगा इसकी संरचना, या अध्रुवी होगा, यानी पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, मेटेलिक होगा, आयनिक बॉन्ड होगा या आयन बॉन्ड होगा। तो NaCl छात्रों आप जैसे देखते होंगे Na+ में टूटता है, Cl- में टूटता है छात्रों, आपको पता होगा Na+ में। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन के जो है शेयरिंग होती है, Na+ एक इलेक्ट्रॉन उनको देता है और एक इलेक्ट्रॉन इनसे लेता है। तो छात्रों यहाँ पे आपसे कह रहा है कि गैर ध्रुवी बॉन्ड होगा, ध्रुवी से संयोजक बंधन बनेगा, धातु बंधन बनेगा या आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड छात्रों कब बनता है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जब इलेक्ट्रॉनों को जो है छात्रों आदान प्रदान हो, यानी कोई दे और ले, साझा नहीं। साझा अलग होता है छात्रों कि 2 रुपए आपने मिलाया, 2 हमने मिलाया, 4 हो गया, ऐसा नहीं। एक होता है कि छात्रों की जो है देना पूरी तरह से, एक होता है लेना। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आपसे कहें NaCl में आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि सोडियम परमाणु से क्लोरीन परमाणु तक इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होगा। सोडियम के ऑर्बिटल में बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड बनाने के लिए इनको 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए चाहिए। तो एक सोडियम देता है और क्लोरीन एक लेता है, तो यानी एक दाता है और एक उसमें ग्राही है। तो सोडियम दे रहा है और बन रहा है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन रहा है। और सोडियम और क्लोरीन आपको पता है छात्रों, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, दोनों मिलाकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसी को हम लोग ऑप्शन डी जो छात्रों होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। तीसरे प्रश्न में कहता है छात्रों के तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे से बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं? गुड क्वेश्चन है छात्रों। शेयरिंग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। शेयरिंग का मतलब जैसे भी हमने आपसे बताया कि अगर हमें कोई उपकरण खरीदना है और आपके पास भी पैसे हैं और हमारे पास भी, लेकिन पर्याप्त नहीं है, तो हम लोग मिलकर, दोनों लोग जो है इससे फायदा उठाने के लिए, आपने कुछ मिलाया, कुछ हमने मिलाया, दोनों ने मिलकर उसको ले लिया। तो शेयरिंग का मतलब हो गया छात्रों यहाँ पे देना लेना नहीं हो रहा है, यानी आपने 4 रुपए लगाए, हमने 4 लगाए, दोनों मिलाए 8 रुपए, हमें 8 की जरूरत थी, तो यहाँ पे शेयरिंग। जब इस तरह की बात करें तो हम उसे क्या कहते हैं छात्रों? आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों जब भी शेयरिंग की बात करें तो ऑप्शन बी होगा जो है यहाँ पे कोवलेंट, यानी यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी छात्रों वो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन क्या हो आपस में से, कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है छात्रों, जब भी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो साझा करा जाए, साझे में, तभी छात्रों यहाँ पे बनेगी बॉन्डिंग, जो ऑप्शन बी होगा। चौथा प्रश्न कहता है डबल बॉन्ड अकर्स इन। तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पे छात्रों जो है आपको तत्व के बारे में दिया गया है। मीथेन है, ठीक है छात्रों, इथेन है, और छात्रों यहाँ पे क्या है? एथिलीन है और एथाइलीन है, यानी कि एसिटिलीन और एथिलीन। तो अगर हम बात करें छात्रों तो आप पहला वाला देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो टेट्राहाइड्रल बनेगा पहले वाले में। तो डबल बॉन्ड किस में बनेगा? एन इन आइन। छात्रों जब भी आप पढ़ेंगे मीथेन, मेथीन और मिथाइन, यानी कि जब भी एन इन आइन, आइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड, इन जो होता है छात्रों जब भी नाम आ जाए तो डबल बॉन्ड। तो ऐसे एथिलीन है, तो एथिलीन छात्रों कौन है? C2H4 है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा छात्रों? ये है C2H4 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर आप देखें जैसे एथिलीन गैस, ये डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पर बन रहा है इस वाले में,
यहाँ पे आप देखेंगे C2H6 है, क्योंकि ये छात्रों एन है, एन में सिंगल बॉन्ड, इन में डबल बॉन्ड, आइन में ट्रिपल बॉन्ड। जैसे छात्रों एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन के अंदर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा छात्रों। यहाँ पे आप देखेंगे ये होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। लेकिन छात्रों जब एन होगा उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, और जो इन होगा जैसे एसिटिलीन है इसमें डबल बॉन्ड होंगे छात्रों, जैसा भी हमने देखा डबल और सिंगल बॉन्ड इसके अंदर पाए जाएंगे। तो दिए गए प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी छात्रों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। बड़ा अच्छे प्रश्न है छात्रों ये। आगे 5वां प्रश्न कहता है एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग से बना हो। अभी हमने आपसे बताया संयोजक बंध वो होते हैं जो आपस में संयोजन से बनते हैं। संयोजक का मतलब कोलैबोरेशन से, आपस के जो है पार्टनरशिप से, यानी KCl BaO, ठीक है, CHCl3 CaO। तो छात्रों यहाँ पे CHCl3 जो है वो यहाँ पे आई थिंक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसको हम लोग मेथिल ट्राइक्लोराइड भी बोल सकते हैं छात्रों। CHCl3 से हम क्लोरोफार्म भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपस में शेयरिंग के साथ में काम, क्लोरीन भी है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। नेक्स्ट वन अगला प्रश्न है एथिलीन जो अणु है छात्रों वो कैसा है। वो कह रहा पोलर है, ठीक है, आयोनिक है, कोवेलेंट है, नॉन पोलर है। तो यहाँ पे छात्रों एथिलीन कह रहा है। एथिलीन का मतलब यहाँ पे C2H4 है छात्रों। C2H4 के बारे में हमने आपसे बताया कि जो बॉन्ड बनेगा इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इस तरह का जो है छात्रों इसका स्ट्रक्चर होगा। यहाँ तो पोलर तो नहीं है छात्रों, आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी एथिलीन एक गैर ध्रुवीय अणु है, क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल एट द जीरो डाइपोल मूवमेंट। आप देख सकते हैं छात्रों यहाँ पे पोलरिटी नहीं है। पोलरिटी का मतलब होता है छात्रों कि जैसे कोई में ध्रुव बन रहा हो, जैसे HCl है छात्रों, HCl जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है छात्रों, जैसे अभी हमने आप बात करें कि HCl के बारे में, H+Cl- में, इसमें आपका जो है पोलर बनेगा, ध्रुवी बनेगा, लेकिन छात्र उसमें क्या है नॉन पोलर बनेगा, ठीक है, नॉन पोलर। यहाँ पे जो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। 7वां प्रश्न कहता है कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। छात्रों इनमें से कह रहा है वो कौन सा यौगिक है, जो पदार्थ है, तत्व है जो चतुष्कोण फलीय होगा, यानी उसके अंदर 4 तरफ जो है फल बनेंगे, उसके अंदर फलक बनेंगे, ठीक है। हेड्रल बोल रहा है छात्रों, टेट्रा के माने 4, ट्राई का मतलब 3, पेंटा के माने 5। तो C2H4 C2H2 CH4 छात्रों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो बनता है वो आपको पता होगा छात्रों कि 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। कुछ इस प्रकार से इसको स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं, और लगभग 90 डिग्री का इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोण बनता है। तो अगर आप देखें तो CH4 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, और C2 आपको हमने बताया था कि ये वाला जो आप देख रहे हैं वो लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर कुछ बनेगा, यह आपका एसिटिलीन का है यहाँ पे। और C2H4 का भी हमने आपसे बताया कि कुछ इस प्रकार का छात्रों जो है स्ट्रक्चर बनेगा, ये है छात्रों ऊपर वाले का, ए वाले का। तो दिए गए प्रश्न में ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इसको बोलते हैं मीथेन, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलक है ये। द जियोमेट्री ऑफ CCl4 उन्हीं के रिश्तेदार हैं, जैसे प्रश्न नंबर 7 में छात्रों अभी आपने देखा, उसी तरह से ये भी हैं। इनके साथ भी छात्रों वही 4 क्लोरीन के अणु जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी भी स्थिति वही है। इनको भी टेट्राहेड्रल बोलेंगे छात्रों, जैसा कि मीथेन था। CH4 CCl4 बिल्कुल सेम होगा, इसलिए दिए गए प्रश्न नंबर 8 का अगर उत्तर देंगे छात्रों तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ये देख सकते हैं आप, इनका भी स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही है। 9वां प्रश्न कहता है कि ऑक्टेव रूल इज नॉट वैलिड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक छात्रों सिद्धांत है, एक नियम है, कानून है, केमिस्ट्री की भाषा में अष्टक का नियम छात्रों, किसमें अणु के लिए मान्य नहीं है। अष्टक का नियम जिसमें आता है ना कि फुलफिल इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, जिसमें शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना पड़े। किसी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको जो है 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेव रूल फॉलो करने के लिए, किसी के पास 3 है तो उनको 5 चाहिए, किसी के पास छात्रों यहाँ ऑक्टेव रूल को फॉलो करने के लिए आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया है और BF3 है, ठीक है यहाँ पे। तो अगर हम छात्रों बात करें कि यहाँ पर BF3 यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कि BF3 मॉलिक्यूल में B एटम है 6 इलेक्ट्रॉन।
अब इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है छात्रों यहाँ पे, ठीक है, और इनको जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन की 2 है, लेकिन फ्लोरीन के पास आउटर में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है छात्रों। तो ऑक्टेव रूल यहाँ पे जो कहता है वो यहाँ पे डिसमिस हो रहा है, यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए दिए गए प्रश्न नंबर 9 में विकल्प डी छात्रों क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। 10वां प्रश्न है व्हाई डू एटम फॉर्म बॉन्ड, भाई बॉन्ड क्यों बनाते हैं, अणु जो होते हैं बंध क्यों बनाते हैं, बॉन्डिंग क्यों करते हैं, किसी भी नए तत्व के साथ बनाकर रचना करते हैं, संभावित ऊर्जा को कम करने और स्थिरता हासिल करने के लिए। संभावित का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल 2 प्रकार की ऊर्जा आपने पढ़ा है। तो संभावित ऊर्जा को ही छात्रों हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को कम करने और स्थिरता हासिल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए, अणु बनाने के लिए, संभावित ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और स्थिरता खोने के लिए। चौथा है संभावित ऊर्जा बढ़ाने और स्थिरता हासिल करने के लिए। तो यहाँ छात्रों आपको बता दें कि पोटेंशियल एनर्जी को कम किया जाएगा, यानी यहाँ पर रिड्यूस किया जाए, और स्टेबिलिटी को हासिल किया जाए, यानी स्थिरता को हासिल करना ही सबसे बड़ा इनका जो है उद्देश्य होता है। इसीलिए बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि कहाँ तक मारे मारे फिरेंगे, जैसे आदमी कहता है ना भैया घूम रहे हो, शादी वादी कर लो, है कि नहीं भैया, स्थिर हो जाओ, जीवन को स्थिर कर लो। तो स्थिर जीवन जीने के लिए छात्रों क्या है, बॉन्ड बनाना जरूरी है, और बॉन्ड बनता है इसी से जिंदगी जो है आगे भी बढ़ती है। तो इसी तरह एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू रिड्यूस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड गेन स्टेबिलिटी। ठीक है छात्रों, आगे आपका 11वां प्रश्न कहता है कि किस ऊतक से नाखून, खुर और सींग बने होते हैं, हूप्स, हॉर्न और यहाँ पे आपसे कह रहा है नेल्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां प्रश्न ध्यान दीजिए, क्यूटिकल झिल्ली से, काइटिन, ठीक है, चिटिन भी बोलते हैं, कैरेटिन से या ट्यूनिसिन से। तो छात्रों केरेटिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि जलाने पर हमने आपसे बताया था काला बदबूदार धुआं देगा और डेड होता है। ये तीनों चीज हमारी क्या है, बॉडी के डेड पार्ट हैं, मतलब मृत हैं। कहने का मतलब नाखून, बाल और सींग, इनको आप काटेंगे तो आपको महसूस होगा, एहसास होगा, लेकिन जो है फेल्ट होगा, लेकिन पेन इसके अंदर आपको बिल्कुल नहीं होने वाला। 12वां प्रश्न कहता है क्योटो प्रोटोकॉल विभिन्न देशों द्वारा किया गया एक समझौता है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल छात्रों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है छात्रों बनाया गया था 1997 में, इसको देशों ने मिलकर इसके अंदर विकसित और विकासशील देश में आपस में मिले थे। कार्बन इमिशन के अंदर कमी करने की बात करी गई थी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज्यादा मात्रा में, फिर मीथेन, अमोनिया है, कई सारी गैसेज हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। उनमें चरणबद्ध तरीके से कटौती करना था, उनमें कटिंग करना था, उसके लिए एक आपसी समझौता बनाया गया था। क्योटो जापान का एक शहर है, वहां पे एग्रीमेंट किया गया था। 2005 में इसको लागू किया गया, 2012 तक चला, उसके बाद ये समाप्त हो गया। तो ये क्लीन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड लेकर जो है ये एक जो है पर्यावरण से रिलेटेड छात्रों और हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए एक भरसक प्रयास था, जिसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं छात्रों। ठीक है, जापान का एक शहर है बड़ा खूबसूरत, जिसको हम क्योटो कहते हैं। आगे कह रहे हैं छात्रों इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और छात्रों हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट का। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ाया था और हमने बताया था कि इस प्रश्न को बड़े अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको छात्रों हमने फाइलम बताया, किंगडम बताया, ठीक है, 5 जगत बताए थे, कौन कौन जगत में बांटा गया। जीनस से स्पीसीज है, यानी हायरार्कियल हमने आपको बताया था सिस्टम या पदानुक्रम में। तो छात्रों यहाँ पे कह रहा है कि लार्जेस्ट फाइलम, बहुत बढ़िया सवाल है कि जो सबसे बड़ा संघ कौन सा है जंतु जगत के अंदर। सबसे बड़ा जगत जो है वो छात्रों जो है फाइलम, जिसे हम संघ कहते हैं, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो क्लास आता है इंसेक्टा, वो सबसे बड़ा क्लास है, यानी वर्ग है। ये भी हमने आपको पढ़ाया और आप जाके क्लास में देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो क्लास है जिसमें कि इंसेक्ट आते हैं, वर्ग है क्लास का इंसेक्टा, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आता है। और आर्थ्रोपोडा संघ जो है दुनिया का लगभग आधी स्पीसीज 9 लाख से लेकर तकरीबन 10 लाख जो है प्रजातियां सिर्फ आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आती हैं, यानी आधे के अंदर। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है सवाल था। 14वां प्रश्न है कि तेंदुआ, शेर, तेंदुआ और बाघ सभी किस वंश से संबंध रखते हैं, यानी इनकी जीनस क्या है, इनका वंश क्या है छात्रों। सोलेनम, पैंथेरा, फेलिस और टाइग्रिस। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है छात्रों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इनका जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, जीनस पूछा जा रहा है। जैसे हमारा जो वंश है वो छात्रों होमो है, हमारा जो वंश है होमो बाद हमारा सेपियंस हमारी जाति है, होमो सेपियंस, तो होमो हमारा वंश है। उसी तरह से लॉयन, लियोपार्ड, टाइगर आर ऑल स्पीसीज जीनस पैंथर ऑफ फैमिली फेलिडी। यहाँ ध्यान दीजिएगा जो है जो वंश है छात्रों उसको बोलते हैं हम लोग फेलिडी वंश है।
फैलिडी, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा फैलिडी से, ये बिल्ली प्रजाति से, यानी कि आपको पता होगा छोटी बिल्ली बड़ी बिल्ली, बिल्ली प्रजाति से। ब्लबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ब्लबर क्या है, और बड़ा ही उपयोगी चीज़ है ये, जो भी है बड़ा उपयोगी है। मिल्की सिक्रेशन ऑफ रबड़ प्लांट, रबड़ से निकलने, पौधे से निकलने वाला एक दूध है। मोटी वसा की एक परत है। ए लेयर ऑफ थिक फैट, ए डिवाइस टू ट्रैप इंसेक्ट बाय सम एक्वेटिक, कुछ जलीय द्वारा कीड़ों को फंसाने के लिए। चावल के पौधों का फंगल, तो एक लेयर छात्रों यहाँ पे आपसे बात कर रहा है, यहाँ पे ए लेयर ऑफ थिक फैट छात्रों। ब्लबर को आप जानते होंगे छात्रों, जो सील होती हैं, समुद्री सील आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा ठंडे रेगिस जो है समुद्रों में पाई जाती हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिका के एरियो में, अलास्का के पास में, जो कि आपको पता होगा। या आपने देखा होगा डॉल्फिन वगैरह जो होती हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उनके अंदर एक पतली एक मोटी परत पाई जाती है वसा की, जो एक थर्मो रेगुलेटरी होती है और तापमान को नियमित या हम कह सकते हैं बनाए रखने में इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करती है। यानी कि वो चर्बी वसा की मोटी परत होती है, हाईली वस्कुलराइज्ड होती है लेयर, जो कि थर्मल इंसुलेटर होती है, जो अंदर से तापमान बाहर नहीं जाने देती गर्मी को और बाहर से अंदर आने नहीं देती ठंडक को। शार्क और वेल हैं, जो जलीय बड़े जीव होते हैं, शील वगैरह हैं, ये सभी के पास छात्रों ब्लबर नाम की स्ट्रक्चर पाया जाता है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सेल में अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? अचल का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले 4 भाग में से कौन सा एक हिस्सा है जो कि इमूवेबल है, यानी वो चलता नहीं, इधर उधर उसका मूवमेंट नहीं कराया जाता, यानी अंदर से बाहर भेजना जल्दी से नहीं कराया जाता। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो छात्रों यहाँ पे सही विकल्प होगा न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए या आरएनए या हमारे जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, वो कोडिंग करते हैं, कोड करके प्रोटीन का सिंथेसिस करने में मदद करते हैं और हमारे केंद्रीय भाग के अंदर ही सुरक्षित होते हैं। इनसे क्या होता है, लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कॉपी करके संतान में भेजने में ये मदद करते हैं। इसलिए अगर इनको कहा जाए तो ये इमूवेबल होते हैं। बाकी प्रोटीन का मूवमेंट होता है, फैट का भी मूवमेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर होता रहता है। 17वां प्रश्न कहता है डीएनए इन ए सेल इज ए, कोशिका में डीएनए जो होता है छात्रों वो क्या है? आगे कह रहा है कि वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, दूसरा कह रहा है वो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, एमिनो एसिड से या फैटी एसिड। तो छात्रों आपको पता होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसका जब आप पूरा फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ, क्योंकि ये डीएनए है। ठीक है छात्रों, और हमारा जो है आनुवांशिक भाग भी हमारा होता है। ठीक है छात्रों, कुछ जीवों के अंदर आरएनए होता है और कुछ के अंदर डीएनए होता है। 18वां प्रश्न कहता है कि हाइपरप्लेजिया मीन्स, हाइपर का मतलब छात्रों ज्यादा होता है, जैसे हाइपर टेंशन, ठीक है, हाइपर सिक्रेशन, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो कह रहा है हाइपरप्लेजिया का अर्थ क्या है? कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि हो जाए, सेल के आकार में वृद्धि यानी कोशिका के साइज में वृद्धि हो जाए, मांसपेशियों की अत्यधिक गतिशीलता, तामसिक भोजन छात्रों। तो अगर हम बात करें अबनॉर्मल इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, हाइपरप्लेजिया जो कंडीशन है छात्रों, ज्यादातर से कभी चोट वोट लग जाए वहां होती, जनरली ये कैंसर वगैरह के अंदर भी होता है। बॉडी के अंदर जब कैंसर सेल बनती हैं छात्रों तो बड़ी तेजी के साथ क्या होता है, जैसे प्रोस्टेट के अंदर कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, कहीं पर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे, बहुत ज्यादा मात्रा में सेल जो है ग्रोथ करने लगे, ज्यादा बन जाए, 100 की जगह 5000 बन जाए, इसे बोलते हैं हाइपरप्लेजिया छात्रों। मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, ये सारे टर्म जो है मेडिकल साइंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। 19वां प्रश्न कहता है कि जीवों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ये क्वेश्चन बहुत सरल सस्ता हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल, कोशिका, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो छात्रों उसे हम लोग सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। हर एक जीव के जो शरीर का संगठन हुआ है, संरचना हुई, जो उनका गठन हुआ है वो कोशिकाओं से हुआ है। कोशिकाएं शरीर के सबसे छोटे स्ट्रक्चर में काउंट होता है। 20वां प्रश्न कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्ड द डाइजेस्टिव बैग। बहुत बढ़िया प्रश्न है छात्रों, डाइजेस्टिव बैग कहें या इसी को छात्रों हम लोग कह सकते हैं सुसाइडल बैग भी बोल सकते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जब ये फटते हैं छात्रों कोशिका के अंदर तो सेल की जो है डेथ हो जाती है और सेल को इसको पचा दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक थोड़ी सी थैली है, पाउच है, जिसे हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं या डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है। 21वां प्रश्न कहता है स्तनधारियों के साथ साथ मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पंछियों जैसे जानवरों को शामिल करने के लिए वाले वर्ग को क्या कहते हैं? यानी अगर हम बात करें छात्रों उस कैटेगरी को क्या कहेंगे जिसके अंतर्गत फिश,
मछली है, एम्फीबियंस, उभयचर, सरीसृप, ठीक है, एनिमल्स, ये सब आएंगे, उसको जाति कहेंगे, जीनस वंश कहेंगे, किंगडम कहेंगे, या छात्रों हम लोग उसको फाइलम कहेंगे। तो छात्रों आपको पता है कि हम लोग किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं, आंसर होगा छात्रों फाइलम, क्योंकि हम सभी लोग जो है आते हैं छात्रों फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फाइलम कॉर्डेटा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फाइलम, छात्रों यहाँ पे याद रखिएगा कॉर्डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है छात्रों ये आगे आपका, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा। आगे द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों ये भी, कि जब इंटरनेशनल ईयर मनाया गया यानी जैव विविधता का वर्ष माना गया किसे, वो 2010 था छात्रों, 2010। और जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई, देख लीजिएगा आप भी, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे 2010 के अंदर इसकी पहली बार शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 23वां प्रश्न कहता है द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन ए इकोसिस्टम आर, किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन है, जहां से फूड चेन की शुरुआत होती है खाद्य श्रृंखला की, वो कौन है। यहाँ पे स्त्री, पुरुष, पौधे या जीवाणु। तो शायद साबित है, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को अच्छे से, कि पादप जो होते हैं छात्रों वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और अपना भोजन की शुरुआत वो प्रकाश संश्लेषण से करते हैं और जमीन मृदा में मौजूद तत्व और जल वगैरह से वो करते हैं। उसके बाद उनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, जिसमें हम लोग भी आते हैं और लोग भी आते हैं, ठीक है। मनुष्य शाकाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो छात्रों हम लोग द्वितीयक उस पे आते हैं, यानी कि हम प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। तो दिए गए प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी पादप जो होंगे, पौधे होंगे, वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। 24वां प्रश्न कहता है रिस कर भूजल के साथ नीचे की ओर जाने वाले प्रदूषक क्या कहलाते हैं। यहाँ पे छात्रों आपसे कह रहा है कि जो प्रदूषक होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, वो सब जब बारिश होती है, पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पे प्रदूषक होते हैं, चाहे वो जो भी हो, वो ज़मीन के अंदर रिसते हुए अंदर पहुँच जाते हैं, स्वच्छ जल तक भी पहुँच सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को लीचेट्स बोलते हैं, पोल्यूटेट्स बोलते हैं, अर्थाइट्स बोलते हैं या परकुलेट्स बोलते हैं। देखिए छात्रों परकुलेशन का ही एक रूप है जिसे हम लीचेट्स बोलते हैं छात्रों, एक तरह का लीचिंग प्रोसेस होता है, क्षरण है एक तरह का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रदूषक पदार्थ होते हैं जो रिसते हुए पर बाई परकुलेशन नीचे पहुंच जाते हैं, उसे हम ऑप्शन ए यानी कि लीचेट टर्म के अंतर्गत रखते हैं। ये काफी खतरनाक होता है, इसीलिए प्रदूषक छात्रों लंबे समय तक जल के अंदर, वायु के अंदर मौजूद रहते हैं। 25वां प्रश्न कहता है कि प्रदूषित वातावरण से बाहर निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर को अक्सर किस प्रक्रिया के द्वारा फिल्टर किया जा सकता है। यानी कि आपके शरीर से अगर देखें तो हम फिल्टर कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, बाहर न फैले। तो आपने सुना होगा 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी छात्रों मास्क लगाने में। छींकते समय अपने हाथों पर आपने सुना होगा हाँ जो है मुंह पर रुमाल रखे, तो वो स्नीजिंग है छात्रों। अगर देखें कफ से ज्यादा स्नीजिंग है। स्नीजिंग में जो नाजल से पानी जो निकलता है, ड्रॉपलेट होता है, उसके अंदर वायरस और बैक्टीरिया तमाम पैथोजेंस भरे होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को प्रदूषित करने में काफी बड़ा रोल निभाते हैं। तो दिए गए प्रश्न नंबर 25 के अंदर ऑप्शन बी जो है छात्रों बिल्कुल करेक्ट होगा। 26वां प्रश्न है एक्सेप्टेबल नॉइज पोल्यूशन लेवल इन द इंडिया रेंज बिटवीन। नॉइज पोल्यूशन का मतलब छात्रों जो माना गया कि लगभग एक स्तर के रूप में, ठीक है, कितना जो है लेवल पे इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन जो है माना जाता है वो डीबी के अंदर, डीबी का मतलब डेसिबल, यहाँ पे छात्रों वो डीबी होना चाहिए था, डेक्स लिखा हुआ डेसिबल शॉर्टकट में, 16 से 35, 40 से 45, 70 से 100। तो छात्रों 40 से 45 जो होता है वो आम बोल चाल है हमारी, यानी जनरल टॉकिंग है जो कि हमारे लिए परमिजिबल है, वो 40 से 45 डेसिबल के बीच है जो भारत के अंदर मान्य है। 27वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक का मतलब होता है छात्रों इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक जानना जरूरी है कि इंडेंजर्ड होती है, एक होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है और एक छात्रों इंडेमिक होता है जिसपे खतरा मंडरा रहा है लेकिन इतना नहीं है। वो एक किसी खास स्थान पर सिर्फ पाया जाता है, सभी जगहों पर नहीं पाया जाता है, उसका एक आवास निश्चित है। हॉर्नबिल, ठीक है, भारतीय राइनो, गुलाबी सिर बतख, निकोबार कबूतर छात्रों। तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा हॉर्नबिल, ये एंडेमिक स्पीसीज है। आर दीज आर विच आर कन्फाइंड ओनली टू पर्टिकुलर रीजन आर लोकेशन नॉट फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी हॉर्नबिल एक पर्टिकुलर स्थान पर पाया जाता है, इसीलिए इसको छात्रों हम लोग एंडेमिक बोलते हैं। नेक्स्ट अगला 28वां प्रश्न है ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन एसिड रेन इज एन कॉज्ड बाई। आपको पता होगा छात्रों अम्ल वर्षा से कितने ज्यादा प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा आकाश से पानी से जब पानी आता है तो अपने साथ एसिड लाता है, नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड। जब ये बनते हैं तो नाइट्रिक एसिड और उधर बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों एसिड है। ये आसमान से जब बारिश होती है छात्रों उस वक्त ये एसिड हमारे
तक आता है, इसे हम बोलते हैं छात्रों एसिड रेन, अम्ल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 29वां प्रश्न है ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1972 वाज हेल्ड एट, यानी 1972 में छात्रों पृथ्वी को बचाने के लिए कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसे छात्रों 1972 में ऑर्गेनाइज किया गया था। कनाडा का एक शहर है स्टॉकहोम, पेरिस, जिनेवा और ऑस्ट्रेलिया। तो स्टॉकहोम के अंदर सम्मेलन हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से पृथ्वी को। वहीं पर छात्रों पहली बार 5 जून का जो आज ट्रेंड चला आ रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, वो वहीं से शुरुआत होती है। 29वें प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 30वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक लुप्तप्राय प्रजाति है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंडेंजर्ड स्पीसीज? लुप्तप्राय छात्रों, इसमें खतरा मंडरा रहा है, ब्लैक बक, ब्लू शीप, कंगेटिक डॉल्फिन और मिथुन। छात्रों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी है ब्लू शीप इज एन एंडेंजर स्पीसीज। एंडेंजर स्पीसीज आर दोज स्पीसीज व्हिच हैज बीन कैटेगराइज्ड टू बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि विलुप्त के संकट मंडरा रहा। लिस्ट ऑफ इंडेंजर स्पीसीज प्रिपेयर्ड बाय IUCN। रेड डाटा बुक आपको पता होगा, लाल सूची किताब होती है जिसके अंदर इंडेंजर्ड, हाईली इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में वहां पर लिस्टेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी छात्रों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज हमने थोड़ा रैपिड जो है क्वेश्चन आंसर आपको करवाएं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए बिफोर एग्जामिनेशन। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई, उसी तरह से आप जुड़े रहिएगा। पूरी क्लास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।